हमारे सचिव साहब ने अपने उद्बोधन की शुरुआत मनुस्मृति के एक श्लोक जो उस समय का कानून था उससे कही, जिसमें समाज को निर्देशित किया कि नारी के प्रति व्यवहार क्या होना चाहिए। मनुस्मृति के श्लोक की एक लाइन ये है, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। उस तथाकथित प्रगति का ग्राफ हम आज की तारीख में उस श्लोक से यहाँ तक ले आए कि कानून विदों को उक्त संबंध में उस श्लोक का परिवर्तित रूप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के रूप में लाना पड़ा। यदि प्रगति का यह बैरोमीटर है तो हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि क्या इसी को प्रगति कहते हैं, जबकि हम नव वर्ष की शुरुआत बेंगलुरु जैसी घटना या इस शहर की एक बहुत शर्मनाक घटना जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक रैकेट की घटना सामने आई उससे आता है। समाज को रेगुलेट करने वाला प्रत्येक कानून उस सामाजिक विद्रूपता को इंगित करता है जो समाज अपने आप में हैंडल करने में असफल रहता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रोविजन लें या सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के प्रोविजन लें, ये सब उन विद्रूपताओं की पराकाष्ठा को पहुंचने के बाद के कानून हैं जब समाज इस विद्रूपता को सेल्फ हैंडलिंग में अक्षम रहा। वास्तविकता में सोचना यह है कि वह राष्ट्र जिसमें यत्र नारस्तु पूज्यन्ते की गाइडलाइंस के साथ आपका हिस्ट्री है, उधर से यहाँ तक ये राष्ट्र आया क्यों? यदि इस और ध्यान नहीं दिया गया तो कानून से I don't think we are continuously making laws, those are implemented. Again there is a case that implementing agency are not working properly or there is a claim that the laws are not proper. परंतु ये सोचना होगा कि समाज का किस स्वरूप की ओर आप ले जा रहे हैं। इस सब स्थितियों को कट शॉर्ट करते हुए शायद समाज के उस आदर्श चेहरे को निदा फाजली साहब ने अपने 2 लाइनों में लिखा था और हमें कोशिश करनी चाहिए कि शायद समाज का यही चेहरा हम पुनर्स्थापित कर पाएँ इस राष्ट्र में। निदा फाजली साहब की 2 लाइनें हैं, घास पर बच्चा खेलता है, पास बैठी माँ मुस्कुराती है, मुझे हैरत है दुनिया काबा वो सोमनाथ क्यों जाती है। तो वुमेन और चाइल्ड के बारे में ये परिस्थिति जिस दिन इस राष्ट्र में होंगी तब मानवाधिकार के संबंध में जो कि एक वर्ग के रूप में उभर कर आया, मानव, स्त्री भी मानव है, बालक भी मानव है, परंतु उनके अधिकारों के हनन के कारण से एक वर्ग के रूप में इंगित हुए और आज हम लोगों को उस बारे में विचार विमर्श करने के लिए यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो आशा करता हूँ कि शायद हमने अपने जीवन काल में निदा फाजली साहब की उन लाइनों को चरितार्थ होता हुआ देख पाएंगे। धन्यवाद प्रशांत जी। मूल रूप से बात यह है कि राज्य का शासन कैसा हो। एक सूक्त वाक्य है, संरक्षण की चिंता ना हो, दमन का कोई भय ना हो। जो राज्य इस बात को मान करके चलेगा वहाँ सारे प्राणी सुखी रहेंगे, वहाँ किसी मानव अधिकार की अपेक्षा नहीं की जाएगी। और मानव अधिकार की अपेक्षा किए जाने के लिए 2 बातें जरूर आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। एक, मानव कौन है और मानव कौन नहीं। क्योंकि सारे लोग जो मनुष्य के रूप में समाज में हैं उसमें से ज्यादातर लोग, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ मानव अधिकारों के उल्लंघन और उनके संवर्धन, उनके परिवर्तन, उनके संरक्षण की बात होती है तो वहाँ निश्चित तौर पर जो लोग मानवीय कार्यों को नहीं करते हैं या मानवीय कार्यों में अपना योगदान नहीं देते हैं वो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स को लेकर के अपनी बात उठाते हैं और ह्यूमन राइट्स की बात को लेकर के अदालतों की दहलीज के दरवाजे तक आते हैं। निश्चित तौर पर इस बात को सबसे पहले निश्चित करना होगा कि किन लोगों को मानवीय अधिकारों का आधार नहीं मिलना चाहिए, उनको उनका संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज से ठीक से अलग किए जाने की आवश्यकता मुझे लगता है कि महसूस की जानी चाहिए। हमारे मध्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अनिल मिश्रा जी, अध्यक्ष उच्च न्यायालय आवासक संघ को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। श्री अनिल मिश्रा।
judiciary, respected member of the bar, and my ex-colleagues and brothers. The subject is having very wide scope. It virtually could not be concluded in few minutes. Though Lordship Justice Arya has concluded the matter while summarizing the same in little bit words. Certainly, with respect to the human rights, the very first time UNO held a convention and issued certain guidelines in the year of 1948. Prior to it, our Constitution of India had already in existence, and in Constitution of India, the entire scope with respect to the human rights, even vis-a-vis to the women and children, are already available, and they have already enacted and given certain articles, either in shape of fundamental rights or in shape of fundamental duties. And time to time, the provisions of constitutions have been amended as pointed out by Lordship. Now the question remains whether women as well as children, how they could achieve the justice in view of the enactments passed by the either state governments or the central government in the guidelines of Constitution of India or the dictums time to time laid down by Supreme Court of India as well as Honorable High Court. With respect to the women's rights, I must say that the women are having more than rights vis-a-vis to the men. As certain enactments have already taken place, legislature has enacted either by the central government or by the state government. Even vis-a-vis to the children, certain articles are available as pointed out by Lordship. That article 21, 51 are available. 21A especially says about the education of children. But the problem is this, that we are the responsible class because we are having knowledge about each and every enactment of Qanun. It is upon us, as the judiciary is performing the active role vis-a-vis to enacting and executing the law which has been enacted by the parliament or legislature and mandate given by the Constitution of India. But we are also the responsible class, being the part and parcel of the judiciary. In our country, illiteracy is there, and due to this, neither the maximum women, children, even the human being or men are not having knowledge about their human rights guaranteed by the Constitution of India as well as certain enactments. Therefore, it is upon us to speed up in the society what are the rights available to a women as well as children. Until or unless it is known by the public at large how the rights could be achieved by them. This crucial question has also been come various times before the judiciary, either filing by the writ petitions before the court. Your Lordship has just pointed out daughters, children, kidnapping and flee away are regularly in courts, watching and seeing and observing. And in the news clippings also in the daily newspapers, each and everything is available. But it is upon only us as well as media
up about the rights guaranteed by the Constitution of India towards the women as well as children. Moreover, it is upon also us to speed up in the society, and NGOs are also duty bound to speed up the ideas or enactments, rules and regulations which are available in favor of the women as well as children. In some of the cases, time to time, even in the Constitution of India as well as CRPC and IPC also, certain amendments have taken place. With respect to the cases covered under Section 376, amendment is added. The definition has totally changed. By way of some pronouncement by the Supreme Court of India in the cases of rape, certain guidelines have been issued to each and every state for how the investigation in a case of rape could be conducted by the investigating officer and how the cases could be dealt by the judiciary. First of all, it was directed by the Supreme Court of India forthwith the report or FIR could be registered, and thereafter promptly the statement could be recorded. Otherwise, if an FIR is not registered by the SHO, then vice versa to the same, it was directed and it has been directed by the Apex Court to register the case against him. But usually we are not taking care about that provision. Under Section 166, also amendment is there, like the 176. Moreover, certain other provisions have also been made for the purpose of women, particularly. In Vishakha's case versus state of Rajasthan, the Supreme Court of India has taken the cognizance and laid down the dictum, and only thereafter the enactment has been made by the Parliament vis-a-vis to the working women. But even after enactment and after passing the certain guidelines and observation by the Apex, in each and every company or department where the women are working, nobody is there, nor the committee is there taking care about the women, and there is great hardship with the women, working women. But we are the responsible class to speed up the ideas and law and rules and regulations in between the society. Media is also responsible for that. Media is in routine manner flashing the news about kidnapping, rape, outrage of modesty. But simultaneously, what I would like to suggest to the media persons, those who are sitting here, that certainly it is also duty of the media persons to point out how they could achieve the justice and what are the rights available vis-a-vis to the movement. We advocates are always ready to give the ideas and assist them for that very purpose. And much and more has already been discussed by Lordship as well as my esteemed brother Prashant Sharma. And I say thank you. सादर धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं श्री ऋतुराज द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि जस्टिस श्री रोहित आर्या साहब का सॉल और श्रीफल से स्वागत करें। श्री ऋतुराज जस्टिस श्री रोहित आर्या साहब का स्वागत करेंगे सॉल और श्रीफल। अब मैं श्री सीपी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, जो कोषाध्यक्ष हैं
डॉक्टर हरिहर निवास द्विवेदी अनुसंधान प्रतिष्ठान के श्री सीपी सिंह जी वो आए और श्री प्रशांत शर्मा एडवोकेट का सौ श्रीफल से स्वागत करें। श्री सीपी सिंह, प्रशांत सर। अब मैं श्री प्रफुल्ल शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। उन्होंने साइकिल स्टैंड पर वहां बाहर उनको 50,000 रुपए पड़े हुए मिले थे। उन्होंने वो 50,000 रुपए ढूंढ करके संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाए। श्री प्रफुल्ल शर्मा जी के सम्मान के लिए मैं श्री जितेंद्र शर्मा जी कोषाध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि प्रफुल्ल शर्मा जी का सम्मान करें। उनको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है। कार्यक्रम के पश्चात में स्वल्पाहार की व्यवस्था है, जगह पर स्थान पर मिलेगा। मैं आभार व्यक्त के लिए सुश्री सुधा शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आभार व्यक्त करें। सुश्री सुधा शर्मा। मुझे लगता है कि मैं आभार व्यक्त करूंगी तो मुख्य वक्ता के भाषण से लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में